कल हमने पढ़ा था कि एबीटी बिल डब्ल्यू के पास आया है और उनकी बातचीत चल रही है। वो बता रहा है अपना क्या हुआ उसके साथ, कैसे वो सोबर हुआ। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये निकली कि ही हैड कम टू पास हिज एक्सपीरियंस अलोंग टू मी। वो अपना अनुभव देने आया। बिल डब्ल्यू का कहना है कि वो मुझे अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करने आया था, अनुभव देने आया था। इफ आई केयर टू हैव इट, अगर मैं लेना चाहता था तो। थोपने वाली बात नहीं थी। लेकिन अगले ही सेंटेंस में वो कहता है कि भैया मुझे तो लेना ही था वो एक्सपीरियंस। मुझे तो वो लेना ही था एक्सपीरियंस। ढूंढते को तिनके का सहारा। वो तो पहले ही मान चुका था कि अब जिंदगी खत्म है, अब कुछ नहीं है, अब तो मरना ही है पी पी के। तो वो कह रहा कि आई वॉज होपलेस। तो मुझे तो उसमें इंटरेस्टेड होना ही था, मुझे तो वो एक्सपीरियंस लेना ही था। फिर घंटों अभी बोलता रहता है। लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बिल डब्ल्यू के बचपन की यादें। सारी बचपन की यादें वापस आ रही हैं। क्या क्या, किस तरीके से बचपन बीता इनका। और खासकर वो धर्म को लेके, रिलीजन को लेके, वो सारी चीजें। और लास्ट में सेंटेंस बोला, द वार टाइम डे इन ओल्ड विंचेस्टर कैथेड्रल केम बैक अगेन। वो जो युद्ध के समय का वो जो दिन था, जो हमने इस कहानी के पहले पन्ने पर पढ़ा था, वो याद आया। और वो क्यों याद आया कि वो दो चीजें हुई थी। एक, इनको छोटा सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था जब इनको आवाजें आई थी। और दूसरा, जो कब्र के पत्थर पर इन्होंने वो वार्निंग पड़ी थी, जिसे इन्होंने चेतावनी कहा था, जिसको इन्होंने अनदेखा कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो वो चीजें याद आई कि कितने साल पहले ये दो चीजें मेरे साथ हुई थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जो आगे हम पढ़ेंगे वर्ल्डली क्लैमर में, वो खो गया था। वो इम्पोर्टेंस आज समझ में आ रही थी उस एक्सपीरियंस की। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इस वजह से इनको वो याद आया दोबारा से। अब चलते हैं आगे। पेज नंबर 10 है मेरी बुक में, थर्ड पैरा। अब अगले जो दो तीन पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, वो एक ऐसे व्यक्ति की दुविधा बताते हैं जो हम एग्नोस्टिक्स में भी, एग्नोस्टिक्स में पढ़ेंगे। थ्रेश होल्ड वर्ड यूज किया गया है कि वो जो फेथ की तरफ जाना है या नहीं जाना है, दहलीज पे खड़े होके सोच रहा है कोई व्यक्ति कि मुझे फेथ की तरफ जाना है या नहीं जाना है। वो दुविधा, वो अंदर बहस चल रही। कैसे वो बहस चलती है, वो फेथ करूं ना करूं, उसके तर्क वितर्क चलते हैं। ये अगले तीन पैराग्राफ में, बल्कि चार पैराग्राफ में, यही दुविधा का चित्रण बिल डब्ल्यू ने किया है, जो उसके दिमाग में चल रही थी। आई हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। नास्तिक नहीं था। अपने से बड़ी शक्ति पर हमेशा विश्वास था, शुरू से विश्वास था। आई हैड ऑफन पॉन्डर्ड दीज थिंग्स, इन चीजों के बारे में बहुत चिंतन किया था, बहुत सोच विचार किया था कि मेरे से बड़ी शक्ति होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। आई वॉज नॉट एन एथिस्ट, मैं नास्तिक नहीं था। Few people really are, for that means blind faith in the strange proposition that this universe originates in a cipher and aimlessly rushes nowhere. तो आगे भी हम पढ़ेंगे ना कि फेथ तो होता ही अंदर किसी ना किसी चीज पे। तो फ्यू पीपल रियली आर, बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई नास्तिक होते हैं, किसी भी चीज पे विश्वास नहीं होता। और नास्तिक होने का यहाँ क्या मतलब निकाला है डब्ल्यू के हिसाब से, नास्तिक होने का क्या मतलब है। और दैट मीन्स ब्लाइंड फेथ इन स्ट्रेंज प्रोपोजिशन। यहाँ भी फेथ है, अंधविश्वास, अंधाविश्वास। नास्तिक होने के बावजूद भी एक ब्लाइंड फेथ है। किस चीज में? इस अजीब सी धारणा में कि ये ब्रह्मांड जो है वो शून्य से निकला है, मतलब पता नहीं कहाँ से, कहीं से भी आ गया और ऐसे ही भागे जा रहा है। कोई इसके पास दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता।
तो इसे बड़ी अजीब सी धारणा है कि पता नहीं कहाँ से ये यूनिवर्स आ गया और कहाँ जा रहा वो है वाला कुछ नहीं। कुछ है। ये ब्लाइंड फेथ इस धारणा में कि इस यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं है। My intellectual heroes, the chemists, the astronomers, even the evolutionists, suggested vast laws and forces at work. अब जो लोग चिंतन करते हैं, जो लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो कह रहे इंटेलेक्चुअल हीरोज, जो बौद्धिक लोग होते हैं, जो दिमाग से या दार्शनिक कह लो, वो लोग होते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया रसायन शास्त्र या खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमर्स, जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन करते हैं, वो रहस्यों का पता लगाते हैं। चांद क्या है, तारे क्या है, सूरज क्या है, ब्रह्मांड में और चीजें क्या हैं। इवन इवोल्यूशनिस्ट, जो विकासवादी होते हैं, जो आगे की सोचते हैं, जो पता लगाते हैं चीजें कहाँ से आई, कैसे उनका विकास हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ी चीजें। तो ये इंटेलेक्चुअल हीरोज थे बिल डब्ल्यू के। और उसका कहना है कि उनके हिसाब से इस दुनिया में वास्ट लॉज एंड फोर्सेस काम कर रही, बहुत विशाल नियम और शक्तियां काम कर रही हैं। ये ब्रह्मांड ऐसे नहीं चल रहा, बहुत विशाल नियम और शक्तियां काम कर रही हैं। Despite contrary indications, I had little doubt that a mighty purpose and rhythm underlay all. Despite contrary indication, दुनिया जिस तरीके से चल रही है उससे तो कुछ और ही लगता है। लेकिन जो दिख रहा है, जो हो रहा है दुनिया में, उसके विपरीत बिल डब्ल्यू कह रहे हैं मुझे कोई शक नहीं है, या मुझे कोई शक नहीं था कि ये जो कुछ भी ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, या जिस तरीके से चल रहा है, दुनिया चल रही है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। माइटी, बहुत ताकतवर। माइटी कहते हैं ताकतवर को। तो कोई बहुत ही ताकतवर उद्देश्य है और एक लय में चल रहा है, इस रिदम, एक लय में सब कुछ चल रहा है। तो हम देखते ही हैं रिदम में ही चल रहा है, कब दिन निकल रहा है, रात हो रही है, अपने टाइम पे बारिश आ रही है, अपने टाइम पे गर्मी हो रही है। एक रिदम है, एक ही लय में चल रहा है सब कुछ। तो मुझे, हालांकि दुनिया जिस तरीके से चल रही थी वो इस चीज के विपरीत है, लेकिन फिर भी ये, इसमें कोई शक नहीं था मुझे कि इस सब के पीछे एक बहुत ही ताकतवर उद्देश्य और एक लय है। क्यों? हाउ कुड देयर बी सो मच ऑफ प्रिसाइज एंड इम्यूटेबल लॉ एंड नो इंटेलिजेंस? भाई इतनी प्रेसिशन से, इतनी सटीकता से सब कुछ हो रहा है, जैसे पहले मैंने कहा, अपने टाइम पे हर चीज हो रही है, अपने टाइम पे मौसम बदल रहे हैं, अपने टाइम पे फूल उग रहे हैं, अपने टाइम पे पत्ते झड़ रहे हैं, अपने टाइम पे बारिश आ रही है, सब कुछ हो रहा है इतना प्रेसाइज, इतना सटीकता से। एंड इम्यूटेबल लॉ, इम्यूटेबल, जिसमें परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तन नहीं हो सकता, अपरिवर्तनीय। ऐसे नियम कैसे काम कर सकते हैं बिना इंटेलिजेंस के? भाई कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस तो काम कर रही है ना, किसी का तो दिमाग काम कर रहा है, जो सब कुछ इतना प्रेसिजन से चल रहा है और बिना किसी परिवर्तन के, सालों सेंचुरियों से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है ये सब। तो कोई तो इंटेलिजेंस काम कर रही है पीछे। आई सिंपली हैव टू बिलीव इन स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स। अब यहाँ पे इसने ये अलग अलग नाम से यूज करेगा, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, कहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब यहाँ स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स, स्पिरिट का एस कैपिटल, यूनिवर्स का यू कैपिटल। स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की आत्मा, जो ब्रह्मांड को चला रहा है वो ब्रह्मांड की आत्मा बोल रहा है उसको। तो आई सिंपली हैड टू बिलीव, मुझे इस चीज पे विश्वास करना ही था कि कोई ना कोई स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स है। और वो कैसी है वो स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स?
हु नोज नीदर टाइम नॉर लिमिटेशन, जिसके लिए ना तो कोई समय का की पाबंदी है, ना कोई और लिमिटेशन है, कोई सीमा है, कोई बंधन है, कुछ नहीं है। वक्त का कोई हिसाब नहीं है, चले आ रहा है, चले आ रहा है युगों युगों से। और कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कुछ भी हो सकता, कर सकता है वो स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स। बट दैट वाज एज फार एज आई हैड गॉन, लेकिन इससे ज्यादा आगे मैं नहीं गया कभी। ये सब चीजें सोचता था, इतना फेथ था कि भैया दुनिया को कोई तो चला रहा है। अगर सीधी साधारण शब्दों में कहें तो इतना तो विश्वास था कि दुनिया को कोई तो चला रहा है, कोई तो इंटेलिजेंस काम कर रही है, उसको कुछ भी नाम दे दो, सब कुछ इतना डिसीजन से हो रहा है। लेकिन यार इससे आगे मैंने कभी नहीं सोचा। विद मिनिस्टर्स एंड द वर्ल्ड रिलीजन्स आई पार्टेड राइट देयर। अब धार्मिक लोगों और दुनिया के धर्मों के साथ यहाँ से मेरा रास्ता अलग हो जाता है। डब्ल्यू का कहना है कि यहीं तक मैं मानता था, इसके आगे मिनिस्टर्स, पादरियों या पंडितों या पुरोहितों, जो मर्जी कह लो, उनके और दुनिया के धर्मों से मेरा रास्ता अलग हो जाता था, सोच अलग हो जाती थी। अगर रास्ता अलग का मतलब यही है कि उनसे सोच मेरी अलग हो जाती। When they talked of a God personal to me, who was love, superhuman strength, and direction, I became irritated, and my mind snapped shut against such a theory. जब वो बात करते थे कि तेरा अपना भगवान है, तेरा अपना भगवान है, तो मैं इरिटेट हो जाता। क्रिएटिव इंटेलिजेंस वहाँ, स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स तो ठीक है, ये सारी दुनिया को चला रहा है, लेकिन मेरा अपना कोई भगवान है, इस चीज से मुझे इरिटेशन होती थी, चिड़चिड़ाहट होती थी। एंड माई माइंड स्नैप शट अगेंस्ट सच। तो ये है दुविधा। फेथ की दहलीज पे खड़ा है, लेकिन पार करूं या ना करूं, ये रेजिस्टेंस, ये विरोध, कि मेरा अपना भगवान, मेरा दिमाग बंद हो जाता है ऐसी थ्योरी पे। उसका कहना बिल डब्ल्यू का, ये सब जो बातें हैं, तेरा अपना भगवान है, तुझे प्यार करता है, तो इरिटेट होता था मैं, और मेरा दिमाग बंद हो जाता था इन चीजों से। अब आगे उसको एक्सप्लेन भी करेगा क्यों, क्यों नहीं ये चीजें समझ में आती थी। टू क्राइस्ट आई कंसीडर्ड द सर्टेनिटी ऑफ अ ग्रेट मैन। अब क्राइस्ट की बात कर रहा है, चलो अपने धर्म में ये क्राइस्ट को मानते हैं, तो कह रहे कि हाँ, मैं मानता था कि वो बहुत महान व्यक्ति था। क्राइस्ट जो था, तो बिल्कुल मैं मानता था कि वो बहुत महान व्यक्ति था, नॉट टू क्लोजली फॉलोड बाय दोज हु क्लेम्ड हिम। लेकिन जो उसके महान होने का दावा करते थे जो लोग, वो उसको उतने नजदीक से अनुसरण नहीं करते थे, उसका, उसको फॉलो नहीं करते। वो खुद ही उसको उतनी नजदीकी से फॉलो नहीं करते। हिज मॉरल टीचिंग्स मोस्ट एक्सीलेंट। जो उसने नैतिक ज्ञान दिया था, जो नैतिक पाठ पढ़ाता था क्राइस्ट, मोस्ट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, एक्सीलेंट अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन मोस्ट एक्सीलेंट मतलब सर्वश्रेष्ठ से भी, में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ। फॉर माई सेल्फ, अब देखो मेरे ऐसे शराबी कितना अपने सुविधा के अनुसार चलता है, और ये अपनी सुविधा को देखते हुए ही मैंने इतने साल शराबीपन में निकाल दिए, कि जो मेरे मतलब की चीज है वो ले लूं, जो मतलब की नहीं है छोड़ दूं। So for myself, I had adopted those paths which seemed convenient and not too difficult. मॉरल टीचिंग से बात यह कर रहा है, कह रहा है मैंने तो अपने लिए वो चीज अपना ली जो कन्वीनियंट थी, सुविधाजनक थी, और जो मुश्किल भी नहीं थी, जिन्हें करना मुश्किल भी नहीं था। द रेस्ट आई डिसरिगार्डेड, बाकियों को छोड़ दिया। अब मैं अगर अपने हिसाब से देखूं, तो जब मैं कदमों की बात करता हूँ, स्टेप्स की बात करता हूँ, तो ठीक है यार, पहला तो ठीक है, बिल्कुल सही है, मान लिया। यदि अस्त व्यस्त होगी है भाई, शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। दूसरा, हायर पावर के अलावा और कोई
शराब नहीं छुड़ा सकता मेरी। लेकिन जब आगे तीसरे से नौवें में फंसता हूँ, वो बड़ा इनकन्वीनियंट है। उसमें तो बढ़िया सुविधा है, सरेंडर करूँ, फिर लेखा जोखा बनाऊं, फिर स्वीकार करूं। चलो छठे सातवें को भी कर लूंगा करेक्टर डिफेक्ट पे, क्योंकि वहां ज्यादा मेहनत नहीं है, किसी और से बात नहीं करनी, अपने आप ही अंदर अपने करेक्टर डिफेक्ट पे जो भी काम करना है, जैसे भी करना है। चलो इतना इनकन्वीनियंस नहीं है उसमें, लेकिन फिर 8 नंबर में अमेंड्स, तो जो सुविधाजनक है उतना मैं कर लूंगा। और जहाँ जरा मेहनत लगती है, थोड़ा मुश्किल लगता है, छोड़ो यार, इन्वेंट्री छोड़ो, अमेंड्स वमेंड्स छोड़ो। ठीक है, पहला दूसरा कर लिए ना, बहुत है, मान लिया। शक्तिहीन हूँ, मान लिया। अस्त व्यस्त है, चलो ये भी मान लिया कि मेरे से बड़ी शक्ति मेरा उद्धार करेगी। लेकिन आगे मेहनत लगेगी, वो इनकन्वीनियंट है और मुश्किल है। The wars which had been fought, the burnings and chicanery that religious disputes had facilitated made me sick. अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों धर्म और धर्म के लोगों के साथ उसका रास्ता वहां पे अलग हो जाता था। स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स को तो मानता था कि दुनिया को ही तो चला रहा, लेकिन उसने पहले कहा ना, कॉन्ट्रेरी इंडिकेशंस। उसने कहा डिस्पाइट कॉन्ट्रेरी इंडिकेशंस, जो विपरीत संकेतों के बावजूद, तो विपरीत संकेत बता रहा है अब कि क्यों वहां पे धर्म और धर्म के लोगों से उसका रास्ता अलग हो जाता था। द वॉर्स व्हिच हैड बीन फॉट, युद्ध हुए इतने, आज भी हो रहे हैं। द बर्निंग इन द चिकनरी दैट रिलीजियस डिस्प्यूटेड फैसिलिटेड, ये भी आज भी हो रहा है। ये जो आग, ये जो धार्मिक झगड़े होते हैं, जिनकी वजह से जो आग हो लगती है, छल कपट होते हैं, चिकनरी, छल कपट, छल कपट होता है, आग लगती है, जिनकी वजह से दैट मेड मी सिक, मुझसे मुझे परेशानी होती थी, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो यहाँ पे फेथ कैसे आएगा? दुनिया में देख रहा हूँ इतना हंगामा हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, धर्म के बारे में अपने विचार बता रहा है। अभी स्पिरिचुअलिटी की बात ही नहीं करी उसने, अभी वो रिलीजन की बात कर रहा है। आई ऑनेस्टली डाउटेड वेदर ऑन बैलेंस द रिलीजियंस ऑफ मैनकाइंड हैड डन एनी गुड। अब यहाँ पे ये शंका है, आई ऑनेस्टली डाउटेड, ईमानदारी से अंदर से मुझे ये शंका थी, ये शक था कि अगर बैलेंस शीट एक बनाई जाए कि धर्म की वजह से हमें क्या लाभ हुए और क्या हानि, अगर एक बैलेंस में देखा जाए तो रिलीजियंस ऑफ मैनकाइंड हैड डन एनी गुड, यानी इंसानों के जितने भी धर्म हैं उन्होंने कुछ अच्छा किया है, कुछ भला किया है इंसानियत का। अगर बैलेंस शीट बनाई जाए धर्म से क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई, तो बिल डब्ल्यू का कहना है मुझे शंका थी कि क्या दुनिया भर के धर्मों ने इंसानियत का कोई भला किया है। जजिंग फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन यूरोप एंड सिंस द पावर ऑफ गॉड इन ह्यूमन अफेयर्स वाज नेग्लिजिबल। वर्ल्ड वार देख क्या है यूरोप में, पूरा वर्ल्ड वार खुद लड़के आया, और उसके बाद भी देख रहा है लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, झगड़े चल रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़े चल रहे हैं, पावर के नाम पे झगड़े चल रहे हैं। तो कह रहे जो वो सब जो मैंने वर्ल्ड वार में देखा और उसके बाद भी जो देख रहा हूँ, द पावर ऑफ गॉड इन ह्यूमन अफेयर्स वॉज नेग्लिजिबल। इतनी बड़ी बात है कि उससे ये लगता है कि इंसानों के मामलों में भगवान की शक्ति तो लगभग ना के बराबर है। इंसान अपने आप ही अपने मामले हल कर रहा है जिस तरीके से भी, लड़ाई झगड़े मार काट करके। तो पावर ऑफ गॉड कहाँ है? ईश्वर की ताकत कहाँ है इसमें? नजर तो नहीं आती। द ब्रदरहुड ऑफ मैन अ ग्रीन चेस्ट। अब जो भाईचारे की बात करते हैं, इंसान इंसान भाई हैं, ब्रदरहुड है, भाईचारा है, यार वो तो एक कठोर मजाक लगता है, ग्रीन चेस्ट।
ये तो एक कठोर मजाक लगता है। कठोर कह लो या गंभीर कह लो, कुछ भी कह लो, दोनों चीजें कह सकते हैं। ये तो एक मजाक ही लगता है यार, तुम भाईचारे की बात करते हो और गला काट रहे हो एक दूसरे की। बात भाईचारे की कर रहे हो और मार काट मची हुई है। तो ये जो दुनिया भर में आवाजें उठती हैं जी, भाई हैं, भाईचारा है, सब मजाक है। और अब देखो उसने क्या कहा, इफ देयर वॉज अ डेविल, इज ही द बॉस यूनिवर्स एंड ही सर्टनली हैड मी। अब दो चीजें मिला दी उसने। अगर कहीं शैतान है, क्योंकि दो ही चीजें कहते हैं ना, या तो भगवान है या शैतान है। तो अगर कहीं यहाँ शैतान, डेविल भी इसमें डी कैपिटल लिखा है, तो अगर कहीं शैतान कोई है ना, तो भाई मुझे तो लगता है कि यूनिवर्स का बॉस वही है। अब भगवान नहीं है, अब शैतान यूनिवर्स चला रहा है। एक तो उसने यूनिवर्स की बात कर दी कि इस दुनिया को शैतान चला रहा है, शैतान बॉस है आजकल इस दुनिया का। और अगली लाइन कह रहा है, एंड ही सर्टनली हैड मी, और उसने निश्चित रूप से मुझे पकड़ रखा था। मैं शैतान की गिरफ्त में था। यानी कि शराब की शैतानी ताकत मुझ पे काम कर रही थी, मुझे जकड़ रखा था उसने। बट माई फ्रेंड बिफोर मी said before me, and he made the point blank declaration that God had done for him what he could not do for himself. Only God could and would if he was sought. वो सीधी सीधी बात कर रहा था बिना किसी लाग लपेट के, मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा, सीधी सीधी बात कर रहा था बिना किसी लाग लपेट के, कि भगवान ने वो मेरे लिए कर दिया था जो मैं खुद के लिए नहीं कर सका। वो हम कल पढ़ ही चुके हैं कि क्या हुआ था, वो घटना हम पढ़ चुके हैं। तो भगवान ने मेरे लिए वो कर दिया था जो मैं खुद के लिए नहीं कर सका। हिज ह्यूमन विल हैड फेल्ड। भाई देखो, उसकी इंसानी जो इच्छा या मर्जी कुछ भी कह लो, वो तो किसी काम नहीं आई थी, किसी काम नहीं आई। डॉक्टर सेड प्रोनाउंस इनक्योरेबल, डॉक्टर ने कह दिया था इसका इलाज नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। सोसाइटी वॉज अबाउट टू लॉक हिम अप। लोग उसे बंद करने वाले थे, लॉकअप में डालने वाले थे, इसको बंद करके रखो, ये पागल हो चुका है। लाइक माई सेल्फ ही हैड एडमिटेड कंप्लीट, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह ही, मिल डब्ल्यू कह रहे हैं, मेरी तरह ही वो भी पूरी तरह से हार मान चुका है, मेरी तरह। यहाँ स्वीकार कर रहा है कि मैं भी हार मान चुका था पूरी। तो वो मेरी तरह वो भी पूरी हार मान चुका था। लेकिन हुआ क्या, चमत्कार क्या हुआ, देन ही हैड इन फैक्ट बीन रेज्ड फ्रॉम द डेड। मर के जिंदा कर दिया उसे, वो तो मर ही चुका था, मर के जिंदा हुआ। अब कैसे, जहां वो थ्रेश होल्ड पे खड़ा था, दहलीज पे खड़ा था, वो सारी उसने अपनी शंकाएं ऊपर बताई। अब उसका दिमाग चल रहा है, अपने दोस्त को देख के वो मैसेज ग्रहण हो रहा है, वो मैसेज आ रहा है इसके पास में, और वो धीरे धीरे वो चीज दिमाग में घुस रही है कि ये देखो, ये मेरे सामने बैठा, ये मर के जिंदा हुआ, इसके साथ क्या चमत्कार हुआ। सडनली टेकन फ्रॉम द स्क्रैप ही टू लेवल लाइफ, लेवल ऑफ लाइफ बेटर देन द बेस्ट ईयर नेवर एवर नोन। मर के जिंदा हुआ, स्क्रैप हीप, कबाड़ का ढेर, कबाड़ के ढेर में पड़ा हुआ था। मैं भी कबाड़ के ढेर में ही पड़ा हुआ था, एक तरह से वो जिंदगी थोड़ी थी, कबाड़ ही था मैं खुद एक कबाड़ था, किसी काम का नहीं। और वहां से इसे उठा के कहाँ रखाया गया, टू ए लेवल ऑफ लाइफ बेटर देन द बेस्ट ईयर एवर नो। उस जिंदगी में उसे पहुंचा दिया, उसकी जिंदगी को वहां पहुंचा दिया, बेटर देन द बेस्ट। यानी आज तक जितनी भी जिंदगी उसने जी थी, उसके सबसे अच्छी दिनों से भी बेहतर थी वो जिंदगी। तो हम मीटिंगों में अक्सर सुनते हैं कि मैं शराब पीने के सबसे अच्छे दिनों के बदले जो है, मैं बदलूंगा नहीं अपने सोब्राइटी के सबसे बुरे दिन।
मेरे सोब्राइटी के सबसे बुरे दिन भी शराब पीने के सबसे अच्छे दिनों से अच्छे हैं, बेहतर है। वही चीज यहाँ पे वो कह रहा, कि कबाड़ के ढेर से उठा के उस जिंदगी में पहुंचा दिया जिसमें बेटर देन द बेस्ट लाइफ थी। दो लाइनें मैं ये लेना चाहूंगा, कनेक्टेड लाइन्स। हैड दिस पावर ओरिजिनेटेड इन हिम। अब यहाँ पे देखो, अपने आप से सवाल कर रहा, अब मन में वो चीजें आ रही हैं कि इतना ये मर के जिंदा हो गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उसने पहले ही कहा ह्यूमन विल हैड फेल्ड हिम। तो क्या ये ताकत उसकी खुद की थी? क्या उसकी ताकत ओरिजिनेट उसमें से हुई थी, उसमें से निकली थी ताकत मर के जिंदा होने की? ऑब्वियसली डेड नॉट। जाहिर सी बात है, उसमें इतनी ताकत होती तो उस हालात में पहुंचता ही नहीं, इस हालात में वो पहुंच गया था। तो ये तो पक्की बात है कि उसकी अपनी ताकत नहीं थी कि वो मर के जिंदा हो गया। देयर हैड बीन नो पावर इन हिम देन देयर वाज इन मी एट दैट मिनट। बिल डब्ल्यू कह रहे मुझ में उस पल में जितनी शक्ति थी, एबी में भी उतनी ही शक्ति थी जब वो पी रहा था। और वो क्या कह रहे हैं, कंप्लीट डिफीट एडमिट कर चुका है, तो शक्ति कहाँ है? आगे वो कह रहे हैं दिस वाज नॉट एट ऑल। तो उस पल में बिल डब्ल्यू कह रहा है कि इस समय जब एबी मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली तो बहुत ही छोड़ दो, किसी तरह की कोई ताकत नहीं थी कि मैं सही सोच लूं, मैं सही महसूस कर लूं, या मैं फिजिकली उठ के खड़ा हो जाऊं, कुछ नहीं था। स्क्रैप हीप में पड़ा हुआ था, कबाड़ के ढेर में। तो कह रहे कि ये उसकी शक्ति थी ही नहीं, एबी की खुद की ताकत तो थी ही नहीं, ये तो कहीं और से ताकत आई थी। तो यहाँ पे वो थ्रेश होल्ड, वो दहलीज से कदम आगे बढ़ाने की तरफ जा रहा है। तो आज यहीं रुकेंगे जी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आप आइए कंटिन्यूएशन में। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। जी राजेश जी। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। थैंक यू सो मच विनय जी सर्विस के लिए। और जैसा कि चिर परिचित अंदाज में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, एक एक सेंटेंस और कई सेंटेंस के मीनिंग भी अलग, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर बीडब्ल्यू तो पी रहा वैसे, एबीटी आ चुका है, उसने बता दिया जो बताना था। दो चीजों ने बहुत उसके ऊपर गहरा असर डाला था, एक उसका जो चेहरा चमक रहा था, और दूसरा इनवर्डली रीऑर्गेनाइज, जो अगले पेज पे आएगा। और जैसे ही लुइस आई और बिल डब्ल्यू बार बार उसको बताने लगा कि यार इसमें इतना जबरदस्त परिवर्तन आ जाए। यहाँ बिल डब्ल्यू की दारू और बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर बिल डब्ल्यू की शराब और बढ़ी। पता नहीं कॉकरोच डल गया, क्या डल गया। बिल एबी की गॉड वाली बात पे तो विश्वास कर रहा था, क्योंकि वो कैथेड्रल वाला जो पहला ही सेंटेंस था, जो जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो तो उसके पता था कि गॉड प्रेजेंस क्या होती है। ऐसा नहीं था कि बीडब्ल्यू को गॉड के बारे में पता नहीं था। लेकिन ये जीसस क्राइस्ट वाले गॉड पर उसकी असहमति थी। देखो, अच्छा मैं तो उस टाइम के धार्मिक लोगों का इतना धन्यवाद करूं कम है। इन वर्ड पे भी कंट्रोवर्सी हो सकती थी, सैम शूमेकर, फादर एडवर्ड, एमरसन फर्स्टिक, जो हमारे साथ खड़े धार्मिक लोग थे, वो बोलते यार ये शब्द को हटाओ भाई साहब, कि ग्रेट मैन, वे गॉड मैन कैसे हो सकता है। वो तो कट्टर थे, हमारे ए में थे, फिट्जमायो जैसे आदमी, जो बिल्कुल ही इन शब्दों को लिखने के। लेकिन यार देखो, इस पैराग्राफ में एक चीज पक्की है कि अल्कोहलिक एनालिसिस मैसेज नॉट मैसेंजर, ये फर्क है। धर्म और अध्यात्म है, सबसे बड़ा फर्क ये है, हम किसी भी मैसेंजर को गॉड नहीं मानते, हम मैसेज को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमें मैसेज को, ये 12 कदमों का मैसेज, ये बिग बुक के 164 पेज, ये 36 प्रिंसिपल, हम लोग इनकी बात करते हैं, और शुरुआत में ही ये चीजें जो है वो माइंड में,
कि मैसेज को फॉलो करना। अब यहाँ पर बीडब्ल्यू को फैक्ट था भाई साहब, नकार नहीं पा रहा था। सबसे बड़ी बात क्या थी कि बिल पी रहा है, एबी सोबर, और बिल ने कई बार सेंटेंस यूज करा है और कई किताबों में भी बार बार इस सेंटेंस को लेके आ जाता है कि यार एक बात तो पक्की है ना, वो नहीं पी रहा, मैं पी रहा हूं। बार बार सेंटेंस कि मेरी धारणाएं कितनी भी स्ट्रांग है, मेरी धारणाएं क्यों नहीं काम कर रही है। अब आता है जी पातर शेप क्रोलिन, वो जो एबीटी के फ्रेंड थे, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो एबीटी का जो है वो 12 स्टेपिंग करी थी, वो इनको अपने साथ एक्सपोर्ट ग्रुप ले गए एक्टिव मेंबर बनाने के लिए कि चल भैया एक्टिव मेंबर बनाते हैं तेरे को एक्सपोर्ट ग्रुप में। बिल ने बोला कि वो शेफ जो है वो बार बार बढ़ा चढ़ाकर एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। वो अलग अलग बातें कर रहा था, अलग अलग लोगों के बातें सुना रहा था। और व्हेन दे वर गॉन आई टुक द बॉटल एंड रियली पुनिश्ड इट। अब पता नहीं शराब को दंड दे रहा है या खुद को, बिल्कुल नहीं पता। सेंटेंस विल डब्ल्यू बड़े प्यारे चुनता है। मेरा बोतल उठाई और ऐसे लग रहा था कि मैं पुनिश कर रहा हूं। अब ये नहीं पता कि बोतल को कर रहा हूं या खुद को कर रहा हूं, और बहुत पी रहा है। और मेन चीज यहाँ पर एक और चीज आई कि जैसे ही इन्होंने जाना शुरू करा, बिल के अंदर एक चीज और थी, इन्वेस्टिगेशन करने की वो बड़ी थी, मतलब कीड़ा था उसके अंदर, हर चीज के अंदर घुसना और उसके बारे में पता कर रहा, और वो एक्सपोर्ट ग्रुप के पीछे पड़ गया वो। अब दिसंबर शुरू हो गया, क्योंकि 24 तारीख को आया था, 5-6 दिन बीत गए और इसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। और एबी के मिशन जो 23rd स्ट्रीट में चल रहा था उन दिनों, ये एक्सपोर्ट ग्रुप, और उसमें चलने लगा। अब भाई साहब जा रहा है मीटिंग करने और रास्ते में स्टॉप बहुत हो रहे हैं, मतलब जो भी जगहें थी, देखो बीडब्ल्यू ने पहले दिन ही वो बना दिए, जगहें बना दी, यहाँ पी, वहां पी, वहां पी, वहां पी। अब रास्ते में इनको एक और इनके जैसा आदमी मिल गया जो एक्सपोर्ट ग्रुप ही जा रहा था, जिसका नाम एलेक था, ALE थी। और बीडब्ल्यू ने उससे इंट्रोडक्शन पूछी कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, दोनों पी रहे हैं बैठे हुए। और उसने बताया कि भाई आप कौन हो, पता ये नहीं दोनों को ही कि किस चीज के लिए जा रहे हैं, दोनों शराबी है। अब उस बंदे के मुंह से निकला आई वो कि मैं फिशरमैन हूँ। उस बंदे की जैसे इंट्रोडक्शन ली कि भाई साहब मैं सेल मेकर हूँ और मैं फिशरमैन। ओहो, बिल्डर मुड़ा, आई वुड फाइंड फिशर ऑफ मैन। ये है कहानी, ये है कहानी। जैसे हम भी बोलते हैं ना, एक और मुर्गा ढूंढो, एक और मुर्गा लाओ, इस प्रकार के शब्द अगर न्यू कमर के सामने बोलेंगे ना, ये वो शब्द थे। ओ भाई, ये है मिशन, आदमी जाल बचाओ, बंदा फंसाओ, यहाँ लाओ और बंदे बढ़ाओ। ये अब समझ में आया मेरे को ये एक्सपोर्ट ग्रुप क्या है। अब बिल ने एक्सपोर्ट ग्रुप 246 ईस्ट 23rd स्ट्रीट, जो उस टाइम साउथ एवेन्यू में था, उसमें बीडब्ल्यू चाहता था कि मेरे को यहाँ रखें, लेकिन वहां पर प्रथा अलग थी। जैसे हमारे यहाँ ऑफिस बेरर होते हैं, ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ब्रदरहुड होता था, ब्रदरहुड जो सारे का सारा संचालन करते हैं। जैसे हम मांगते हैं कि भाई तो ऑफिस बेरर आ जाओ, ये सेक्रेटरी आ जाओ, चेयर आ जाओ, उनको सबको ब्रदरहुड बोलते थे, एक ही नाम लेते थे, वो मीटिंगें करवाते थे, मतलब सारा ऑर्गेनाइज करवाना वो उनको। डॉक्टर शैम शूमेकर द्वारा उन दिनों वो चलाया जा रहा था। चर्च के नजदीक एक हॉस्टल बना रखा था जिसे कैलवरी हॉज बोलते थे, कैलवरी मिशन भी बोलते थे, और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग। हालांकि एबी से बिल पूछ रहा है कि भाई साहब है क्या, ये कौन सा है, क्या क्या काम करवा रहे हैं ये। तो उसने बोला था होमलेस मैन हु वर हॉस्ट एंड फेड देयर कार्ड देमसेल्व्स द ब्रदरहुड, कि भाई साहब वो जो घर नहीं है, बेघर जो लोग हैं उनको घर दिलाना, भूखों को रोटी खिलाना, शेल्टर नहीं है उनको शेल्टर दिलाना। और तो इस शब्द को हम ब्रदरहुड बोलते हैं, और ये सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक्सपोर्ट ग्रुप नहीं करता है, जो लोग सर्विस करते हैं उनको। और एबी बार बार इस शब्द को यूज करता है। अब बिल डब्ल्यू पहुंच जाते हैं जी वहां पर एक्सपोर्ट ग्रुप। यहाँ पर ये जो 2-3 पैराग्राफ है ना, ये सारी की सारी लड़ाई है बिल डब्ल्यू और उसके बीच में। यहाँ पर उनको मेंबर मिलते हैं बिलियडी, जो ब्रदरहुड मेंबर थे, और सुपरिटेंडेंट भी। पहला दिन याद है उनको बीडब्ल्यू का, उन्होंने बाद में हमारी कई इंटरव्यू में, उन्होंने जो एल्कोहलिक एनोनिमस में इन लोगों से इंटरव्यू लिए, उन्होंने बिल्कुल सबसे पहले
ऊन कैस्टिलो से मिलाया, जो उस टाइम की रसोई संभालता था, जो उस टाइम का मतलब रसोई भी, ये मेंबर ही है, काम करने वाले सारे मेंबर ही। अब एबीटी जैसे आए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब एक बंदा आ रहा है, 3-4 चक्कर लगा चुका है सुबह से, तेरे को पूछता है और चला जाता है। ये बातें एबीटी को स्पून ने बता दी कि भाई वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, एक बंदा ढूंढ रहा है। अब स्पून ने बताया एक लंबा आदमी है, बहुत महंगे कपड़े डाले हुए हैं, बहुत ज्यादा दारू पी रखी है, अंदर जा रहा बाहर जा रहा और शोर शराबा कर रहा भाई। मतलब वो शोर शराबा कर रहा पहले भी, उसे बोल रहे हैं शाम को आइयो, मीटिंग शाम को होती है, और ये 2-3 दिन से ऐसे कर रहा है। ये दोपहर को आता है, यहाँ ड्रामे करता है, तेरे को पूछता है, तू होता नहीं है, और ये चला जाता है भाई साहब। जब मीटिंग का टाइम होता है, कई बार मैं इसको बता चुका हूँ कि भाई साहब ये, वो सिर्फ एक ही बात कह रहा, परमिट हिम टू स्टे हियर, कि मेरा मेरा भैया यहाँ स्टे करवाओ और मुझे परमिशन दिलाओ। बिल बताया कि अच्छा एक चीज और है, इस महंगे सूट के बारे में बिल ने जिक्र करा है कि यार ये तो मेरी सास लेके आई थी रूम सेल से, ये कोई महंगा सूट नहीं था। बिल के ऊपर जचते थे कपड़े, पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। पून ने बिल को बताया कि शाम को मीटिंग होती है भाई, हर रोज दोपहर को नहीं। तू दोपहर को आता है, जैसे ही शाम को मीटिंग स्टार्ट होती है तू सीढ़ियां उतरता है, चला जाता है। यहाँ पर यार ये देखो क्या मतलब वो होना है। एक मीटिंग का जिक्र करा हुआ है ना, कि बहुत सी मीटिंगों का आगे जिक्र आने वाला है, लेकिन एक मीटिंग का जिक्र करा है कि उस टाइम का पैटर्न क्या। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे को स्पेलिंग नहीं मतलब स्पेलिंग तो है GEROLDESK, डेस्क। ये मेंबर ने उस दिन मीटिंग चेयर करी, पहली जो बिल डब्ल्यू की मीटिंग थी। मीटिंग कंडक्ट लगे करने, बाइबल का लेसन पढ़ा गया, उसमें से कुछ श्लोक कुछ पैरे उठाए गए थे, उसमें से टॉपिक चुने गए। सेम हमारा पैटर्न है, जैसे हम बिग बुक से या दूसरी चीज लेते हैं, और शेयर करने को बोला कि भाई साहब जैसे जैसे जॉन हैड जस्ट फिनिश द बाइबल, मतलब अलग अलग मेंबर पढ़ रहे हैं, वो श्लोक अलग आदमी पढ़ रहा है, पैरा अलग आदमी पढ़ रहा है, बाइबल का अलग आदमी पढ़ रहा है, टॉपिक जो है वो चेयर ले रहा है, और हर मेंबर की जो है वो करवाई है। और यहाँ पर फिर होती है लॉर्ड प्रेयर, जैसे विटनेसिंग वगैरह करवाते थे वो थर्ड स्टेप, जैसे सेम हमारी थर्ड स्टेप प्रेयर जैसी वो प्रेयर करवाते थे। बिल ऑडियंस में से खड़े हुए पहले दिन बोलना शुरू कर दिया। बिल को याद है कि टेक्स फ्रांसिस्को, बिल को सबसे बड़ा इस बंदे से गिला ये था कि ये एक्स ड्रंकर था, ये जितने ऊपर भी नाम आ रहे हैं इनमें कोई भी शराबी नहीं है। बिल के कहने का मतलब था कि जो शराबी शराब छोड़ चुके थे ना, वो शराबियों के साथ ज्यादा इम्पेशंस थे, मतलब वो शराबियों को नहीं झेल पाते थे, दूसरे जो लोग थे एक्सपोर्ट ग्रुप पर वो झेल लेते थे। एक्सीडेंट करता, और एलेक ने जैसे ही मीटिंग में ये प्रपोज करा कि मीटिंग से इस आदमी को बाहर करो भैया, ये आदमी मीटिंग को नहीं करने दे रहा है, इंटरप्ट कर रहा है बार बार। एबीटी पहुंच गया और उसने सारी स्थिति को संभाला, और ये कंटिन्यू न्यू वीक कल फिर बाकी ये बचा हुआ पोर्शन लेंगे जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।